2 अप्रैल 2026 मॉर्निंग शिफ्ट फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं इसका। ठीक है, सो यहाँ से यदि हम देखें तो ये बेसिकली होती है एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है ये। सो इट इज़ सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो यदि एनर्जी का आपको पता है तो वो वर्क का जो एनर्जी का होता है ml/t-2 और वॉल्यूम का होगा L3। सो ये यहाँ से ये चले गए कल नीचे L-1 ऊपर जाके T-2। सो ये होगा इसका भी सेकंड। ठीक है, तो आसान ही था। दूसरा देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, वुडन क्यूबिक ब्लॉक ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.4 इज फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब ब्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में कर लेते हैं, मेरा आंसर है साई में है, तो वही साइड हो गई A इज इक्वल टू 10/100, ये हो गया मीटर में ना। सो साइड हो गई 0.1 मीटर। ओके, मैंने कॉइन रख दिया इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक डिप हो गया, नीचे को डिप हो गया थोड़ा सा, और कितना डिप हुआ, 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 अपॉन कर लेंगे 100, ये बन गए इसके मीटर। से बन गया 2 0 आ जाएगा 0.03 मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बीट क्या है उस कॉइन का। ओके, सो जैसे ही कॉइन को आप ऊपर रखेंगे ना, तो थोड़ा सा और वो एक्स्ट्रा डिप होगा नीचे को, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस वो निकाल लेते हैं। सो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस जब कॉइन आपने ब्लॉक के ऊपर रख दिया, सो वो आ जाएगा आपके पास। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और जितना वो डिप हुआ नीचे को ना, ये है वो डेल्टा एक्स, है ना। सो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया। एरिया हो जाएगा आपका, एरिया क्या होता है, क्यूब के फेस का एरिया, स्क्वायर का एरिया। सो इसका 0.1 होल स्क्वायर इंटू जितना वो नीचे को डिप हुआ कॉइन के रखने से 0.003 है ना। सो ये आ जाएगा 0.01 है ना, और ये आ जाएगा 0.003। सो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू कितनी बची यहाँ पे देखो जरा, 3 2 5 10 की -5 क्यूबिक मीटर आ जाएगा वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जब आप कॉइन को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर का। ठीक है, सो फिर फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटेशन का लॉ लगा दीजिए। वेट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब एक्स्ट्रा बियॉन्ड फोर्स आ गया, या एडिशनल बियॉन्ड फोर्स बोल सकते हैं उसको। सो ये एडिशनल बियॉन्ड फोर्स बाई एन टी, बियॉन्ड फोर्स है ना, ये होता है ना फ्लोटेशन का लॉ। तो एडिशनल बियॉन्ड फोर्स कितना हो जाएगा, वेट को W बोल देते हैं। सो ये आ गया आपके पास m-g, मान लो एडिशनल मास जो डिस्प्लेस हुआ वाटर का वो m' है। सो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका डेल्टा वी जो डिस्प्लेस हुआ एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंटू जी, है ना। सो यहाँ से रो की वैल्यू 10⁻³ पानी की डेंसिटी, और डेल्टा वी मीन्स 3 × 10⁻5 -5। ओके, एंड जी की वैल्यू 10। सो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁴ × 10⁻⁻5, और ये आ जाएगा आपके पास 3। सो ये बचेगा 3 × 10⁻⁻1। सो ये बचेगा 3/10 मतलब 0.3 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन। सो भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था। आगे चलते हैं और ये लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंपल ही है ये, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखें यदि हमारे ध्यान से, तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ है इसकी एक तरफ, और एक तरफ इसका एक एंड यहाँ ख़त्म हो गया, और आगे सेमी सर्कुलर कॉइल है यहाँ तक। ठीक है, करंट इसमें भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि एक लेंथ इनफाइनाइट एक्सटेंशन है और दूसरा एंड यहाँ फिक्स है, वैसे नीचे है। तो यहाँ जो इसकी फील्ड होगी, इसकी जो फील्ड होगी इस कंडक्टर की, इसमें करंट आई चल रहा है, इस पॉइंट ओ सेंटर पे, वो होगी आपकी अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगा के। और इसकी भी देखेंगे तो वो अंदर की तरफ, इसका दोनों फील्डों की डायरेक्शन सेम हो गई, मतलब यहाँ आपकी फील्ड हो गई क्रॉस फील्ड,
इसकी वजह से, यहाँ मीन सेंटर पे ना, ये सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, और इसकी भी यहाँ सेम ही हो गई, ये भी क्रॉस ही हो गई। क्रॉस का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, है ना। और यदि इसकी देखें तो यदि आप फिंगर्स को इस तरफ कर्ल करें राइट हैंड की, तो थंब फिर अंदर को जाएगा, तो इसकी भी अंदर कोई हो गई, है ना। तो इसकी भी यहाँ पे अंदर कोई हो गई, इसका मतलब तीनों फील्डों की डायरेक्शन जो है वो अंदर के तीनों ऐड हो जाएंगे नेट फील्ड के लिए। अब आपको पता है इसकी क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, लेकिन एक कंडक्टर के एंड पे हो जाएगी आई अपॉन रेडियस, डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आर। अब मैंने बोला कि जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, तो एक एंड पे इसकी तो हो गई ये, तो इसकी भी यहाँ पे इतनी होगी, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दिया मैंने 2। और फिर आपकी सेमी सर्कुलर ये जो है सेमी सर्कुलर लूप है, ये इसकी क्या होगी, इसकी हो जाएगी, ये अंदर को ये तो प्लस हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी होती है पाई आई अपॉन आर, ये होती है। तो ध्यान से देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉमन है, अंदर क्या बचा 2 प्लस पाई, मतलब पाई प्लस 2 बचा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यदि इधर देखते हैं तो इसका फिर ये देखो, इसके एक एंड पे यहाँ पे क्या होगी, है ना, वो भी अंदर कोई होगी, अंदर कोई होगी मतलब क्रॉस फील्ड होगी, तो ये आ गया बी क्रॉस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो मैग्नीट्यूड, ये बताया था मैंने 2 नहीं होगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर वही, है ना, एक एंड पे। और इस कंडक्टर की कोई नहीं होगी, बिकॉज इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये इसके कंडक्टर के ऊपर ही लाई करेगा, मीन्स नो कंडक्टर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। इसकी तो नहीं होगी कोई नहीं यहाँ पे। तो अब सेमी सर्कुलर लूप की मैंने ये लिखी, यही होगी सेम, और वो भी अंदर कोई होगी, तो इसका मतलब हो जाएगी बी, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही होगी पाई आई अपॉन आर। तो दोनों अंदर की तरफ हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी नेट फील्ड, तो वो आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर, ठीक है। तो यदि यहाँ पे फिर वही कॉमन ले लूँ मैं, तो फिर ये आगे देखो म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन आ गया, 4 पाई आर है नीचे, अंदर क्या बचा पाई प्लस 1, ठीक है। अब इसको और इसको पूरा डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है, तो इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो 2, तो 1/2 पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो 1/2 करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन है, नहीं कॉमन लिया मैंने, अंदर ये बचा, तो ये अपॉन ये मतलब पाई प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा पाई प्लस 1, रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये थर्ड। आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में ये रेशियो निकालिए, आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक में आपको पता है कि प्रेशर, इसमें है प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लग जाएगा पूरा ही, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डायटोमिक गैस है, ठीक है भाई, डायटोमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 5, ठीक है। तुम्हें पता है कि सी भी याद नहीं है तो याद कर लो, फॉर्मूला तो जनरली पता ही है, तो 5 एफ की जगह 5 भर दो, 5r/2। अब तुम्हें पता है सी पी जो होता है वो क्या होता है r प्लस सी बी, तो यदि तुम करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 7r/2, ठीक है। तो सारा कुछ आपको पता है। अब आप देखो कि पूछा गया है, रेशियो पूछा है हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क का। सो भाई डेल्टा क्यू क्या होता है आपके आइसोबैरिक के लिए, एन सी वी डेल्टा टी, सिंपल। डेल्टा यू क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर है, सी पी होगा यहाँ, सो एस वी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा एन सी बी, तो आपको तो फार्मूला होता ही। और डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी वी और पी डी वी एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो आप, एन आर डेल्टा टी, ठीक है जी। तो यदि आप यहाँ देखें तो एन डेल्टा टी तो कॉमन चल रहा है सब में, तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो सिंपल कि सी पी रेशो सी वी रेशो आर, तो आ जाएगा आपके पास सी पी की वैल्यू 7r/2, ठीक है। और आगे वैल्यू कितनी आएगी 5r/2, और आगे आर भी खत्म हो गया यहाँ, तो आपके नंबर्स बचे 7/2 5/2 और आगे बचा 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7 5 और यहाँ 1 × 2 2, तो आ जाएगा आंसर 752 फर्स्ट। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। सो आगे ये है क्वेश्चन,
रोटेशनल का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन दी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। तो भी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सो डी थीटा अपॉन डी टी सिंपल। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 4 20 टी की पावर 3 अपॉन कितना 4 आ गया इधर। ठीक है, और माइनस 3 टी स्क्वेयर अपॉन कितना हुई 3। तो यहाँ गया, यहाँ से ये 5, ये आ गया 5 टी क्यूब माइनस 3 से 3 कट गया टी स्क्वेयर। ओके, अब आप यदि एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो आपके पास आ जाएगा 15 टी स्क्वेयर माइनस 2 टी। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, आप टी जो 10 पे निकालनी है। सो 15 इंटू 10 का स्क्वेयर, टी की जगह 10 भर दो, तो आ गया 15 इंटू 100 माइनस 20। सो ये आ जाएगा आपके पास 130 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। यूनिट होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का दूसरा। बिल्कुल आसान, इसमें कुछ नहीं था। सो ये फिर आपको क्वेश्चन आ गया वहीं से कि आइडियल गैस हैविंग सीपी दिया हुआ, सीवी दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, वर्क डन ऑन 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रेशर कम हो गया 8 से 1 हो गया और टेम्परेचर इनिशियल था इतना। सो इसमें वो फॉर्मूला लगाओ पहले कि टी और पी दिया हो ना, तो टी गामा ओवर पी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो 1 1 का कोई इज इक्वल टू या 2 2 कर लो। ये आ गया 2, ये आ गया 2 टी 1 गामा अपॉन क्या भाई पी 1 गामा माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट होता है ना ये। तो यहाँ से टी 2 नहीं दिया हुआ है ना, इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टी 2 गामा यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू टी 1 गामा अपॉन, इसको ऐसे रहने दो, गामा माइनस 1, और ये P2 जो ऊपर चला जाएगा तो आ गया P2। तो उसका ऐसे लिख सकते हो आपकी P2 अपॉन P1 इकट्ठा कर दिया, और पावर तो गामा माइनस 1 है ही। T1 की वैल्यू यहाँ भर दो, तो वही 273 में पहले केल्विन में भरेंगे, 140 ऐड करो, 3 11 413 वही। ठीक है, 413 गामा, गामा कौन सी है देखना है यहाँ पे, आइडियल गैस हैविंग दिस CP CB। तो CP माइनस CB इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो ये तो है, लेकिन CP अपॉन CB होता है ना गामा। तो ये आ गया आपके पास गामा इज इक्वल टू CP दिया हुआ आपके पास 3/3R/2R, तो यहाँ से R कैंसिल हो गया, तो 3/2 है आपका गामा। ठीक है, तो गामा भर दो यहाँ 3/2। लो जी, P2 नया प्रेशर कम हो गया 1, शुरू वाला यदि 8 था, ये लिखा हुआ है, तो इसकी पावर गामा माइनस 1 गई। ठीक है, सो भी यहाँ से आपका गामा जो है वो कितना है 3/2 माइनस 1, तो भी यहाँ से आ जाएगा 413 की पावर 3/2 और टी रेज टू दी पावर्स, इसको गामा ही रहने देते हैं अभी, है ना, थोड़ा यहाँ पे इसको गामा ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं। सो इसको गामा ही रहने दो, तो आ गया 1/8 की पावर कितनी है भाई, गामा माइनस 1 है। अब यहाँ से T2 चाहिए मेरे को, तो यहाँ से गामा भगाना पड़ेगा, तो गामा जाएगा परे को, तो पावर हो जाएगी 1 गामा। तो यहाँ पहले ये गामा, तो 1 गामा यहाँ आ जाएगी, गामा का परली तरफ जाके 1 गामा हो जाएगा। सो ये आपका 1 गामा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें, लो जी ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये गामा से गामा कट गया, सो 413 और ये 118 की पावर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया गामा 1 माइनस 1 अपॉन गामा आ जाएगा, गामा से गामा कट के 1 और 1 अपॉन गामा, ये आगे लग करके अब यहाँ वैल्यू भर सकते हैं।
हाँ, इसको लिख सकते हैं 2⁻³ और इसको लिख सकते हो 1-1/गामा, मतलब 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सो यदि हम इसको आगे करें तो आ जाएगा 413, यही कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 2, 1/3 आ जाएगा ये, है ना। सो ये 1/2, 3 और ये 1/3, तो भाई 3 से 3 कट गया तो आ गया 413/2 आ गया नया टेम्परेचर। तो यदि शुरू वाला टेम्परेचर जो था वो 413 था, है ना, 413 भी होता, ये देखो केल्विन में। अब नया टेम्परेचर 413 का आधा हो गया। ठीक है, कोई चीज़ 100 थी, फिर वो मतलब 50 हो गई, तो चेंज 50 हुआ ना फिर। ठीक है, तो चेंज जो होगा वो आपका यही होगा चाहिए ये, बिकॉज T1 आपका है 413 केल्विन और T2 है आपका इसका आधा हो गया, 413 का आधा हो गया मतलब, है ना। तो भी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 413.2 ही तो हुआ। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि आप निकालो वर्क, ये तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। NR∆T, तो N यहाँ 1 है ना, R ही है और डेल्टा डी कितना है 413 अपॉन कितना बताया हुआ है नीचे 2, तो आ गया 413/2R। ठीक है, सो ये आएगा इसका ना, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। सो यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, चेक करना ज़रा। एक चीज़ ये यहाँ पे कि आपको ये प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है एडियाबैटिक। ओके, सो एडियाबैटिक में पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की। वो क्या होती है, डेल्टा U डेल्टा W प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q, ऐसे होता है ना। अब एडियाबैटिक में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इट का तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो डेल्टा W जो है वो यहाँ से हो जाएगा माइनस डेल्टा U, मतलब एकदम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यदि हम इसका मॉडुलस भी ले लें तो फिर आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है NCV∆T। अब CB की वैल्यू यहाँ दी हुई है आपको पास 2R, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CB 2R है, और ये डेल्टा T आपका ये नीचे है 413.2 ये, तो आ गया भी लो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 413R आ जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन 4। तो जी आगे YDSC का क्वेश्चन आ गया। YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ क्या रहे हैं, लेट अस चेक। इसमें बोल रहा है कि वेवलेंथ दिया हुआ लाइट का, सेपरेशन स्लिट्स के बीच दिया हुआ है, तो एंगुलर विड्थ पहले तो आपको होता है लीनियर विड्थ होता है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D को इधर ला देते हैं हम, तो ये एंगुलर विड्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है एंगुलर विड्थ का। अब ये दिया है, ये दिया है, या ये दिया है, यहाँ दिया हो या अगले वाला। सो लैम्डा है 620 × 10⁻⁹ नैनोमीटर था ना, तो नैनोमीटर के मैंने बना दिए मीटर। ठीक है, ये बन गया अपॉन सेपरेशन स्लिट्स के बीच 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर 10⁻⁻3, तो भाई आपके पास ये आ जाएगा 620, ये हो गया 10 10⁻⁻8 ही रह गया फिर। ठीक है, अपॉन आ गया 2, ये हो गया 10⁻⁻4। ठीक है जी, सो यहाँ से ये आ गया आपके पास काट के 31, और ये आ गया 31 × 10⁻⁻, ऊपर चला गया -4 प्लस का हो गया, तो यहाँ आ गया 10⁻⁻8 + 4, है ना, तो आ गया 31 × 10⁻⁻4, तो एक डेसिमल यहाँ कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻3 मीटर। मीटर में एंगुलर विड्थ है, रेडियन में आएगा एंगल। सो ये है ऑप्शन इसका। ठीक है, सो
इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड आ जाएगा। सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन भी आ ही रहा था भाई, इस जनवरी वाले में या अप्रैल में भी शुरू हो गया ना। तो भाई वेवलेंथ दी हुई है लाइट की अलग अलग, तो बोल रहा है कि पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 4V0 है, फिर हो गया V0, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपका पहले केस में 4V0, तो 4V0 इज इक्वल टू क्या होता है वो, आपकी होती है एनर्जी ना, तो HC अपॉन लेमडा। आपके पास होता ना कि जो आपकी HC अपॉन लेमडा है वो क्या होता है, HC अपॉन लेमडा नॉट, वर्क फंक्शन आ गया ये, प्लस काइनेटिक एनर्जी मिली V0, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा HC अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। तो दूसरी वाली क्वेश्चन लिख दीजिए, जब पोटेंशियल V0 हो गया तो फिर HC अपॉन वेवलेंथ कितना हो गया, 3 लैम्डा हो गया, तो यहाँ 3 लैम्डा लिखना पड़ेगा। वर्क फंक्शन तो मेटल का फिक्स होता है, वैसे रहेगा। तो यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसा बनाऊँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4V0 इज इक्वल टू 4/3 HC अपॉन लैम्डा माइनस 4 HC अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है जी। अब इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक जैसी कर दी है और ये, ठीक है। तो फिर राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो राइट हैंड साइड आपकी इक्वेट करके हो जाएगी, ये करो पहले यहाँ से। सो इन दोनों इक्वेशनों को हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, यहाँ से कर दो शुरू। 4/3 से मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके ओके। तो इसको पहले लिख देता हूँ, 4/3 HC अपॉन लेमडा माइनस HC 4HC अपॉन लेमडा नॉट इक्वल टू ये वाली HC अपॉन लेमडा माइनस HC अपॉन लेमडा नॉट। तो जी यहाँ से HC तो HC गया ये। अब आपके पास क्या बचता है वो देख लेते हैं, यहाँ आ जाओ। सो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आपको मिलेगा ये देखो, यहाँ से 4/3 लेमडा, ठीक, माइनस 4 अपॉन लेमडा नॉट, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। टारगेट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, लेमडा नॉट निकालना है टारगेट, ठीक है। सो 4 अपॉन लेमडा है, ये 1 अपॉन लेमडा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये मैं इसको परे ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा, तो ये आ गया आपके पास 4/3 लेमडा नीचे है माइनस 1 अपॉन लेमडा, याद है ना, देखो ये परे को चला गया, परे को चला गया तो पॉजिटिव हो गया ये 4 अपॉन लेमडा नॉट, परे कौन बैठा हुआ है ये। अब भाई 4/3 है माइनस 1 है, तो आ जाएगा 4/3 माइनस 1 अपॉन लेमडा, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 4/3 आ गया एलसीएम 4 माइनस 3, ठीक है जी। सो यहाँ से फिर ये है, यहाँ से 4 माइनस 1 कितना होता है 3 अपॉन लेमडा नॉट, तो ये आ गया। सो जी यहाँ से अब ये निकलने ही वाला है कि आ गया 1 अपॉन 3 लेमडा इज इक्वल टू 3 अपॉन लेमडा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो लेमडा नॉट इज इक्वल टू 9 लेमडा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ का 9 टाइम्स होगी, ये आ जाएगा आपका दूसरा। आसानी था, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जी ये जो क्वेश्चन है ना, ये है रे ऑप्टिक्स का, स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ ये कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, और रेडियस 20 है इसका, हाइट ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट रख दिया, 2 mm हाइट है, ठीक है। सो 2 mm हाइट का ऑब्जेक्ट रख दिया, डिस्टेंस कितनी पे रखा 40 पे, सो यू हो गया -40, मीडियम ऑन बोथ साइड स्फेरिकल, ठीक है। ये मीडियम आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और रेयर ये हो गया मीडियम रेयरर, और ये हो गया डेंसर। सो रेयरर से डेंसर जा रही है इंसिडेंट लाइट, रेयर से डेंसर जब जाती है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये होता है जी फॉर्मूला। पुट करो वैल्यूज, μ1 इज 1, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस 40, प्लस ये हो गया 1.5 मतलब 3/2, ये हो गया v, ठीक है।
और ये हो गया 0.5। 0.5 का मतलब होता है चलो लिख दो 0.5 अपॉन आर। आर की वैल्यू ये 40 सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका घेरा बनेगा लेफ्ट साइड को ना, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी नेगेटिव। सो ये आ जाएगा कन्वेंशनल आएगा तो आ जाएगा -20 वाई। तो यहाँ से बन गया आपके पास 1/40, यहाँ से 1/3, 3/2 वी इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास ना 1/2, तो 40 बन गया परली तरफ, मतलब -1/40, और ये बन गया -2/40। 1/40 परे को चला गया, 1/40 एक ये है माइनस का और एक यहाँ से गया 1/40, ठीक है, क्योंकि ये बन गया 1/2, 20 दूना 40, ठीक है। सो आपके पास ये माइनस, ठीक है। सो ये बन गया -2/40 और ये 3/2 भी, ठीक है जी। सो यदि यहाँ से v निकालने की कोशिश करूँ मैं तो ये बन गया -1/20, सो 3/2 v। तो v को इधर ले जाओ तो ये बन गया v इज इक्वल टू 3/2 और 20 आ गया इधर को, माइनस साइन भी रहेगा, 2 आ गया 10, तो v आ गया -30, ठीक है। v निकल गया -30 पे बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये होगा इमेज, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये है, ये 40 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर पहले बनेगा इमेज ये, ठीक है। तो भी अब आपके पास पूछा है हाइट, इमेज की पूछी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। तो इमेज की हाइट जो है उसको निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन। तो वो बन जाएगी आपके पास, ये होती है इस केस में μ1/μ2 फॉर्मूला है ये v/u, ठीक है। μ1 जो है वह 1 नहीं है तो 1/0.5 सॉरी 1.5, v की वैल्यू -30 एंड u की वैल्यू -40, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया। सो यहाँ से m आ जाएगा, ये बन गया 3/2 मतलब 2/3 हो गया, और यहाँ हो गया 30/40, तो ये हो गया 10 और ये 4, ये तो बन गई 1/2, ठीक है। तो m यदि 1/2 है तो फिर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू m, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी यहाँ से m इंटू h0। m यदि 1/2 है तो हाइट इमेज की कितनी होगी, h0 दिया हुआ है आपको 2 mm, तो आपके पास ये काट के आ गया 1 mm। तो दिस विल बी द हाइट ऑफ इमेज, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। सो ये था भी क्वेश्चन, ठीक है। सो ये किया मैंने, उसके बाद फिर इधर आ गया मैं, ठीक है। तो ये रेडियो डेंसर, ये फॉर्मूला होता है, रेडियस डेंसर जा रही है ना, इंसिडेंट रेडियस से आ रही है आपकी ये, तो फिर रेडियस डेंसरी जा रही है, तो R/D ये फॉर्मूला होता है। अब हम देख लेते हैं कि किस चीज़ का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन। ये भी बार बार जनवरी वाले में आया है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो रहा है। सो एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, उसी को बार बार दे रहे हैं वो, तो उस पर तो सिंपल देखो ना, 512 स्मॉल ड्रॉप्स ज्वाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी उन्होंने, ठीक है। और फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा अच्छा शब्द है यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो 512 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस प्लस स्मॉल ड्रॉप का रेडियस 2 mm है, ठीक है। तो इसमें जब कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो 512 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक ड्रॉप का यदि ए है तो 512 का हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इनको मिला के बड़ी ड्रॉप बनाई। तो मान लेते हैं उस बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो है, बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो 4/3 पाई r³। तो ये कट जाएगा यहाँ से, पाई ये भी गया, तो r³ यहाँ से आ जाएगा 512, r³ आ जाएगा यहाँ से 512 और r³ ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 8 की पावर 3 होता है ये,
8 की पावर 3, r की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से r आ जाएगा, ये पावर परली तरफ जाके हो जाएगी 1/3, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 3 1/3, r की पावर 3 1/3, तो 3 कट गया। तो मतलब बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो छोटी ड्रॉप के रेडियस का 8 गुना होगा, 8r। तो ये पहला काम ये करना आपने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 112 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। यहाँ से रेडियस बड़ी ड्रॉप का पता लग रहा है। तो फिर अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या क्या होता है, ये होता है कि अब ये लिक्विड ड्रॉप है तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। सो ये सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, 512 ड्रॉप्स का एरिया ज़्यादा होगा तो 512 ड्रॉप्स का एरिया, एक ड्रॉप 4πr² माइनस बिग ड्रॉप का एरिया 4πR², ठीक है। अब यहाँ टी की वैल्यू कोई छेड़ नहीं रहा है, टी को एस बोल रहे हैं, एस लिख दो और 4π बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 512r² माइनस r की वैल्यू 8r, तो ये बन गया यहाँ r की जगह 8r लिख दो, तो 8 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये आ गया। तो रेडियस दी हुई है 2 mm, यहाँ भर दो। तो अगले स्टेप में कॉमन ले लो उसको आप, s 4πs और यहाँ से r² कॉमन, अंदर क्या बचा 512 माइनस 8 बचा। सो यहाँ से आ गया 4πs, ठीक है। और 512 में से चला गया 8, r इज इक्वल टू 8r है ना, तो 8 का स्क्वायर था, यहाँ 64 है, ये 64 ही आ गया, 64 है 4πs। तो 512 में से 64 गया तो कितना रह गया, 512 माइनस 64 कर लो, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 6 गए 4, 448, 52 और 12 64, ठीक है। सो ये आ जाएगा 448 इंटू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर है, और ये आ गया 448। तो देख लेते हैं 4πs 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 448, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर 1πs करके है, πt इकट्ठा रखना है। तो बन गया 4 चौके 16 πs इंटू 16 इंटू 448 और इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 448 गुना 16 देख लेते हैं कितना होता है। यदि 448 गुना 16 हम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 7.168, मतलब 7168 आ जाएगा ये, और साथ में 10⁻⁶ है और πs है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो भी यहाँ से अब 10⁻³ 3 डेसिमल पहले कर दो तो यहाँ 3 कम हो जाएगा, तो बन गया πs इंटू 7.168 हो गया और 10⁻³ हो गया, और ये एनर्जी है तो ये जूल में आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ये। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपका, इसमें जनवरी में था, डाटा बदल के ये फिर आ रहा है बार बार। सो आगे देख लेते हैं क्या है, कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन ये भी आ रहा है बार बार, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं और घुमा रहे हैं बंदे को, है ना। तो वेज में देख लेते हैं कैसे घुमाया है, और ये क्वेश्चन जो है ये मज़ेदार क्वेश्चन होता है वैसे, है ना। तो अब देख लेते हैं क्या हुआ। तो भी इसमें ये डाली हुई है यहाँ स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया होगा, देखो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी कैपेसिटर। जब एम्प्टी था ये वाला यहाँ वैक्यूम था तो मैं कैपेसिटेंस लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
और जब हमने यहाँ डाल दी ये, इसको मैं बोल देता हूँ C1, इधर वाले को बोल देता हूँ C2, फिर ये नीचे वाला C3। ठीक है, हर प्लेट का एरिया ये है, ये दो प्लेट्स दिख रही हैं और डिस्टेंस D है देखो। ठीक है, तो पहले जब इन दोनों का हम कर लेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में आने के बाद जो इनका नेट आएगा वो C3 के साथ आ जाएगा। ये दोनों जो है ना ये आ जाएंगे पैरेलल में, फिर ये C3 के साथ जो है इन दोनों का जो नेट आएगा वो C3 के साथ सीरीज में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यदि हम C1 की बात करें यहाँ, तो यदि C1 की बात हो रही है तो C1 हो जाएगा, देखो इसमें देखो ना जी, एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधी हो गई, तो इसका मतलब एरिया की जगह आधा, डिस्टेंस आधा, इन दोनों को आधा करोगे तो ये बचेगा। इसका मतलब हो गया कि और K टाइम्स K 5 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ K = 5 है, तो अब देख लो यहाँ से K टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A की जगह लिखोगे तुम A/2 हो गया ना, ये देखो एरिया आधा हो गया, आधा हो गया एरिया, और डिस्टेंस की जगह तुम D/2 लिखोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स C0 ही बचेगा। ठीक है, अब C2 निकालते हैं। अब C2 में तो यही है कि एरिया भी आधा हो गया, डिस्टेंस भी आधा हो गई, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट A/2, डिस्टेंस भी D/2, तो इसका मतलब 2 कट गया, ये C0 के बराबर ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब देखो आगे, अब है कि C3 क्या है, तो C3 होगा आपका एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसमें वैक्यूम ही है, यहाँ इसमें डिस्टेंस सेम रही, एरिया आधा हो गया, एरिया आधा हो गया। ठीक है, A/2 हो गया, मतलब डिस्टेंस सेम रही, इसका मतलब हो गया कि ये C0 का बटा 2 हो गया। तो सारी चीज़ें लग गई, बताओ, है ना। अब ये C1 C2 जो है, ये मैंने क्या बताया था कि ये है सीरीज़ में, C1 एंड C2 आर इन सीरीज़, तो वही सीरीज में होते हैं, तो सिंपली 1 पॉइंट करके आंसर होता है। तो यदि CS निकालना है मेरे को इन दोनों का, तो आप ऊपर प्रोडक्ट मतलब 5 C0 और इंटू C। ठीक है जी, C0 है ये, और नीचे फिर सम, तो ये आ गया 6 C0। ठीक है, C0 कट गया, तो भाई आपके पास आ गया ये 5/6 C0। ठीक है जी, और फिर ये आपका ये जो CS आ गया, ये मैंने बताया था इन दोनों का इफेक्टिव CS आ गया। तो अब ये एरिया कट रहा है यहाँ से बीच में से, तो मैंने बोला था जो एरिया कटेगा तो पैरेलल में होंगे, इसका मतलब CS आ गया इन दोनों का, ये C3 के साथ पैरेलल में होगा ना हो। अब क्या होगा कि जो आपका CS एंड C3 आर इन पैरेलल, बिल्कुल ठीक, देर फिर पैरेलल में तो ऐड हो जाता है, तो इनको ऐड कर दो, 5/6 C0 प्लस C3 मेरा है C0/2, तो यहाँ से इधर कर देते हैं, CP हो गया आपके पास 12 आ गया नीचे, सॉरी 6 आ गया नीचे, 5 C0 प्लस 3 C0, तो ये आ गया 8 C0/6, मतलब आ गया 4 C0/3, सेकेंड ऑप्शन। तो ये था जी टेस्टर पे क्वेश्चन। अब है ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये है आपका 2 हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर जो हैं वो आपके सेपरेटेड बाय लार्ज, देयर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है इनको। तो कंडक्टिंग वायर से जब जोड़ेंगे तो शेयर करेंगे चार्ज, दे विल शेयर चार्ज till they have same potential, till जो पोटेंशियल पहले का वो किसके बराबर हो जाए, दूसरे के, कॉमन पोटेंशियल पे चले जाएंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है कि Q/, चार्ज उनके ऊपर देखो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, चार्ज मान लेते हैं Q1 और दूसरे पे Q2। ठीक है, तो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस रेडियस है, मतलब रेडियस कितना है, ले लो R1, दूसरे का ले लो R2, तो आ गया KQ2/R2, के कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास
Q1 अपॉन Q2 निकाल लो, कितना आ जाएगा R1 अपॉन R2। एक तो पहला काम हो गया। अब बोल रहा है कि E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है नियर द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पहले का क्या हो जाएगा कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। R1 R2 उनकी रेडियस है, ठीक है। ये हो जाएगा। और देन फाइंड रेशियो निकालना है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, हाँ E2 लिख दो पहले, चलो KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो रेशियो ले लेते हैं, E1 अपॉन E2 का रेशियो ले लें, तो आपके पास क्या बचा यहाँ, Q2 है। सो भाई जब डिवाइड करोगे तो Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा और इधर R2 अपॉन R1 आ जाएगा, उसका आ जाएगा स्क्वायर, ऐसे कर लोगे। अब Q1 अपॉन Q2 को तुम R1 अपॉन R2 लिख सकते हो इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो यदि मैं R1 अपॉन R2 लिख देता हूँ तो यहाँ R2 अपॉन R1 है और एक और R2 अपॉन R1 है। तो भैया आप देखो क्या कटा, R2 R2 कट गया, R1 R1 कट गया, मतलब R2 अपॉन R1 ही बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रेशियो है ना वो क्या बचा, R2 अपॉन R1। अब R2 कितना था 18 सेंटीमीटर, ये R2 है, और इधर जो था ये R1 है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ये। तो भाई ये R2 आपका बड़ा है, 18 अपॉन 8 ही करना था इसमें, 2 चौके 8 हैं, 2 नए 18 होते हैं, तो भाई 9/4 आ गया आंसर, E1 अपॉन E2। तो जी ये आ गया इसका आंसर 9/4, सेकेंड ऑप्शन। अब देख लेते हैं आगे। चार्ज्ड पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम मूव कर रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की इक्वेशन दी हुई, तो ये होगी आपकी पीक वैल्यू। तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू होगी 600, E0 हो गया 600 न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। तो इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा चार्ज पे, तो भी फोर्स होता है Q0E, टेस्ट चार्ज Q0 है, और मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पीक वैल्यू यहाँ दी तो ही है, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस किया है, तो उससे कंपेयर करें तो E0 600 है, तो यहाँ से आ गया आंसर। Q0 कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁶, E0 की वैल्यू 600, तो भी आ जाएगा 6 इंटू 2 कम हो जाएगी पावर -4, ठीक है जी। दूसरा यहाँ माइनस भी होगा -4, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका न्यूटन, आसान, बिल्कुल आसान। अब ये आ गया ग्रेविटेशन से क्वेश्चन, तो ये भी आ ही रहे थे क्वेश्चन, तो ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स निकालना है, तो इसमें देखो ना, एक तो रेडियस अलग अलग है, मतलब ऐसा फॉर्मूला मिल जाए मेरे को कि रेडियस और मास आ जाए उसमें, रेडियस पाथ का और मास प्लैनेट का, ठीक है। तो भी पहले तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में जो टाइम रहता है वो 2πr/v रहता है, सिंपल। अब v जो रहता है वो रहता है आपका √gm/r रहता है, बिल्कुल ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये आ गया जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2πr की पावर ऊपर जाके 3/2 हो जाएगी और नीचे आपका √g/m बचेगा। देखो वेरिएशन लग गई पता, तो इसका मतलब वेरिएशन आ गई r की पावर 3/2 से और √m से भी, ठीक है। तो इसको तुम लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हो, r की पावर 3 कर लो और m कल्ला कर लो, ये आ गया, और इसका √ कर लो, ये आई वेरिएशन, तो ये आया t, बन गया फॉर्मूला। अब देखना r और m ही दिए हैं, r और m में मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड पहले का और बट दूसरे का, देयरफॉर T1/T2 निकाल लो। T1/T2 क्या हो जाएगा 1 वाले पहले आ जाएंगे, r की पावर ये 1 आ गया 3/r2 की पावर 3, और m वाले केस में जो होगा वो इन्वर्सली है तो उल्टा होगा, मतलब 1 के सामने 2 होगा, तो m2/m1 और उसका √, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो देख लो अब R1 R2, R1 तो आ रही है, ठीक है, अपॉन R2 कितना है 2r, तो ये हो गया 2r की पावर 3, बिल्कुल ठीक, इनटू
M2 2m में, बिल्कुल ठीक, 2m लिख दिया यहाँ पे, M1 m में, m से m कैंसिल, तो इसको देख लेते हैं कितना आता है। तो जी आ गया आपके पास r की पावर 3 बटे r की पावर 3, और यहाँ 2 की पावर 3 भी होगा तो 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। और यहाँ बचा सिर्फ 2, और ये बचा अंडर रूट, r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, 2 से ये चला गया, 4 बचा यहाँ, इसका मतलब 1/√4 ही बचा, मतलब 1/2 ही बचा, पहला ऑप्शन, ठीक है जी। सो ये आ गया आपके पास 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 4 का रूट 2 होता है, ठीक है जी। आ गया फर्स्ट का। ओके आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि, हाँ जी क्या बोल रहे हो देख लेते हैं। ये आ गया, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसमें भी, है ना। देखिए जरा क्या है, ये बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन एन इंडक्टिंग, ठीक है, इंडक्टर में कॉइल में पावर डिसिपेट पी हो रही है, सेम मटेरियल की कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, तो यूनिट वॉल्यूम में टर्न्स कांस्टेंट मान लेते हैं इसमें, तो यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको कांस्टेंट लेते हैं। तो आपको पता है कि यदि रेडियस आर है तो फिर यूनिट लेंथ में जो आपकी, पहले तो इसका एरिया लिख लो ना, पाई आर स्क्वायर, हर टर्न का एरिया होगा, तो यहाँ से आर निकाल लो पहले तो, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर रहे हैं, तो पहले रेडियस निकाल लो यहाँ से, तो आर स्क्वायर हो गया यहाँ से A/पाई, आर स्क्वायर हो गया यहाँ से A/पाई, तो आर हो गया यहाँ से √A/पाई, तो जब एरिया को तुम डबल कर दोगे क्रॉस सेक्शन एरिया को तो रेडियस चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब एक ही जगह आप डबल कर दो, 2a लिख दो अपॉन पाई, तो अलग अलग कर दो, इसका मतलब √2 बाहर ले आए, और अंदर क्या बचा A/पाई। इसका मतलब हो गया कि जो नई रेडियस होगी वो हो जाएगी A/पाई, जो थी वो पुरानी थी ना, ये जो थी ये वाली, तो ये हो गया √2r, तो ये नई रेडियस लग गई पता, एरिया डबल करने से नई रेडियस √2r हो जाएगी, ये है मेन चीज़। टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें n ले लेते हैं, ठीक है। सो यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो एक टर्न के लिए जो लेंथ होती है, फॉर वन टर्न जो लेंथ होती है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर वन टर्न की जो लेंथ होती है वो सर्कल ही होता है 2πr। सो फॉर n टर्न्स की लेंथ कितनी होगी 2πrn, है ना, तो ये हो गई लेंथ आपकी 2πrn। अब नई लेंथ क्या हो जाएगी l डैश, 2π कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये r जो है वो ये है ना, कितना है r √2r, ठीक है। और नई नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दिया। अब क्या बचा, ये बचा यहाँ से, देखो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 आ गया बाहर को, ये और ये बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा 2πrn, मतलब पुरानी लेंथ बची ये, तो ये बचा 2 और ये आपका l है, तो ये है अभी इसमें नई लेंथ जो है वो 2 हो जाएगी। अब यदि तुम पावर की बात करो, कोई पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है I²R, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और तुम्हें पता है कि R होता है ρl/A, रो रेजिस्टिविटी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ होता है, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया L, और L जो है आपका, है ना, तो नया P हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश, तो P डैश कितना हो गया अब L डैश की वैल्यू 2√2L, ठीक है। और ये P डायरेक्टली टू L है, तो इसका मतलब ये जो है ये पुरानी पावर है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या जब दूसरी लिख रहे हैं तो इक्वल टू √2 × P।
तो भाई ये बोल रहा है कि यहाँ देखो अल्फ़ा लिख दिया इसने इसको यदि अल्फ़ा बोल रहा है तो ऐसे लिख रहा है, फिर आगे देखो बोल रहा है अल्फ़ा की जगह क्या है, तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास 2 है, तो अल्फ़ा की जगह 2 है, 2 आंसर है इसका। मतलब इसमें ना देखो सिंपल है, सिंपल नहीं था ये, लेकिन ऐसे कर दिया इसने, घुमा दिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया इसको डबल कर रहा है। तो भी नंबर ऑफ टर्न्स को जब मैं डबल करूँगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी डबल कर रहा है। तो पहले मेरे को रेडियस देखना पड़ेगा कि रेडियस और क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या रिलेशन होता है। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया एक की जगह 2a लिख दो, तो इसका रेडियस जो होगी नई वो हो जाएगी √2r। तो जो नई रेडियस होगी वो हो जाएगी ये यहाँ पे, हाँ √2r, ठीक है। ये लिखा है नई रेडियस, यहाँ r की जगह क्या लिख दिया √2r। तो वही ये था क्वेश्चन, तो यही थे